नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस। सरकार के 2 साल पर प्रधानमंत्री की रैली, कहा देश बदला लेकिन नहीं बदला कुछ लोगों का दिमाग। हरियाणा में जाट रिजर्वेशन पर हाईकोर्ट की रोक, 21 जुलाई तक राज्य सरकार से मांगा जवाब। विधेयक की संवैधानिकता को दी गई चुनौती। इटली के नौसैनिक को सशर्त वापसी की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट की सबूतों से छेड़छाड़ न करने की चेतावनी। केरल के मुख्यमंत्री का केंद्र पर सवाल। इक्कीसवीं सदी में भारत चीन की अहम रणनीतिक भूमिका, शी जिनपिंग से मुलाकात में राष्ट्रपति का मिलकर काम करने पर जोर, कहा जल्द सुलझे भारत चीन सीमा मुद्दा। वैश्विक मंदी से निपटने के लिए खर्च बढ़ाने पर G7 देशों की सहमति, कल जारी हो सकता है घोषणा पत्र। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे पर भी चिंता। और आइए देखते हैं पहली खबर। वैश्विक मंदी से निपटने के लिए धनी देश खर्च बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। जापान में आज से शुरू हुई G7 देशों की शिखर बैठक में इस पर सहमति बनी। नेताओं ने माना कि वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन इसे संकट मानने से उन्होंने इनकार किया है। जापान के शिमा शहर में गुरुवार को G7 समूह की बैठक शुरू हुई। बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और इटली के शासन अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने चेतावनी दी कि मौजूदा मंदी 2008 जैसी गंभीर हो सकती है। उन्होंने इसके समर्थन में आंकड़े भी पेश किए। そしてそのリスクに立ち向かうために伊勢志摩経済イニシアティブを取りまとめることができた。その取りまとめについて合意できたことは大きな成果であったと。दूसरे नेताओं ने आबे की बात से सहमति जताई और मंदी से निपटने पर जोर दिया। तय हुआ कि सभी देश मंदी से निपटने के लिए खर्च बढ़ाएंगे। हालांकि इसका समय और खर्च की रकम देश अपने हिसाब से तैयार करेंगे। ब्रिटेन और जर्मनी ने खर्च बढ़ाने जैसे उपायों का विरोध किया। We've all got a lot of work to do, and we agreed to continue to focus on making sure that each country, based on its particular needs and capacities, are taking steps to accelerate growth. बैठक में आतंकवाद और शरणार्थी समस्या के साथ साइबर और समुद्री सुरक्षा पर भी चर्चा हो रही है। पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दबदबे पर भी सदस्य वार्ता करेंगे। इसे लेकर चीन का जापान समेत कई एशियाई देशों से विवाद है। 2 दिन की बैठक शुक्रवार को खत्म होगी और इसमें G7 घोषणा पत्र के साथ 6 दूसरे दस्तावेज जारी होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बैठक और इसके एजेंडे पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश जैकब साहब हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से पूरी बैठक है, वैसे तो कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आर्थिक नज़रिया जो है या जो आर्थिक चिंताएं हैं एक मंदी को लेकर, वो सबसे बड़ी चिंता है इस वक्त G7 के सामने। बिल्कुल, इस विषय में इस बैठक के शुरू होने से पहले ही जापान ने बिल्कुल ये साफ कर दिया था, घोषणा कर दी थी कि जहाँ तक जापान का सवाल है, वो $200 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो जहाँ पिछड़े देश हैं और लेकिन जो प्रगतिशील देश हैं जैसे देश भारत है, इन सब की मदद के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे लगाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा वो खड़ा हो जाए, एक ऐसा धंधे और फैक्ट्रीज वगैरह चल सकें, लोग मैन्युफैक्चर कर सकें। तो ये जोर तो दिया है जापान ने, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि ब्रिटेन ने और जर्मनी ने ये कहा नहीं भाई, ये नहीं, स्ट्रक्चर में वो होना चाहिए, ये धंधे बंदे की बात छोड़। उसकी वजह क्या है कि ब्रिटेन और जर्मनी को ये फिक्र है
कि इतना लंबा चौड़ा अगर हमने हामी भर दी तो हमें भी खर्चा, इस वक्त उन पे बड़ा बोझ है। और जहाँ तक हमारे ओबामा हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, आपने देखा होगा कि इस बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फाइनेंस की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक मुद्दा आप जो देख रहे हैं जो चीन के लिए है कि साहब वो दक्षिण चीन सागर में दक्षिण और वो जो समुद्री उन्होंने बात की है, वो जो एजेंडा है वो अमेरिका का है। और ओबामा का ये आखिरी साल है राष्ट्रपति, तो वो ज़्यादा कमिटमेंट नहीं दे सकते। पिछली जो ऐसी बैठक हुई थी सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर ओबामा के मुद्दों पर ज़्यादा बातचीत हुई थी। जब उस ज़माने में हमारे भारत के साथ उनके अच्छे रिलेशन थे। जी। लेकिन अब क्या है, तो अब इस बैठक में जो मेहमान देश है जापान, वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, उससे फ़ायदा भारत को ज़्यादा होगा। भारत को ज़्यादा होगा। लेकिन जिस तरीके से यूरोपियन देशों के सामने अपने ही देश में आर्थिक संकट है, अब मैं कहूँ कि जो उनकी इकनॉमी है, जिस तरीके से उनकी एक आशंकाएँ हैं और डाउनफॉल पे इस वक्त नज़र आ रही हैं, ऐसे में शायद यही बड़ी चिंता है कि जापान को उस प्रोजेक्ट पर आगे नहीं बढ़ना चाहते कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि शायद उनके सामने चिंता है कि ऐसा ना हो कि हमारे देश में फिर एक क्रंच सामने आ जाए आर्थिक तौर पर। देखिए ऐसा है कि मेरा तो अपना, मेरी समझ तो ये है कि पिछले जब से मैं पत्रकारिता में आया हूँ, पिछले 30-35 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि यूरोप के जितने देश हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, ये मोटे मोटे 3-4 यही देश हैं जिनकी आर्थिक व्यवस्था हमेशा से अच्छी रही है। ये हमेशा से बड़े सेल्फिश और अपने ही फायदे की बात सोचते हैं। मैं आपको बताऊं, अब इनके ऊपर ये जो नई जो ये जो माइग्रेंट्स का चक्कर आया है, जितने लोग आए हैं, अब इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन कोई इनसे ये सवाल नहीं कर रहा है कि सिचुएशन ये जो पैदा हुई है, जो माइग्रेंट भाग रहे हैं अपना घर छोड़ के, वो इन्हीं की वजह से भाग रहे हैं। अमेरिका के साथ मिलके इन्होंने एक व्यवस्था को, एक पॉलिटिकल व्यवस्था को मध्य पूर्व के देशों में इन्होंने बदलना चाहा। वहाँ पे कभी भी, अरब देशों में कभी भी डेमोक्रेसी कभी नहीं थी। ये चाहते हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी ज़बरदस्ती पैदा करना, हालात को बद से बदतर कर दिया और बीच में छोड़कर चले गए। देखिए इराक को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। कितने साल हो गए? 15 साल हो गए इराक को, और ईंट से ईंट बजा दिए। ये बहुत अच्छा वाला देश था सीरिया, बड़ी शांति थी वहाँ पे, लोग खुशहाल थे। ज़बरदस्ती उन्होंने बढ़ाया कि साहब इसको हटाओ। भाई उसने कुछ किया नहीं था। यानी साफ तौर पर ये देश अपने फायदे के लिहाज से ही, तो क्या ये माना जाए कि G7 में इस बार जो एजेंडा सामने आएगा, जो घोषणा पत्र आएगा, उसे फिर उम्मीद बहुत कम दिखती है कि कोई ऐसा रेजोल्यूशन या फिर कोई ऐसा ज्वाइंट एक मैं स्टेटमेंट कहूँ जिसके लिहाज से एक संकेत मिले और एक दिशा दिखे। पिछली बार से अगर मैं कंपेयर करूँ तो दिशा दिखाने की बात तो बहुत दूर की है। ये लोग तो वहाँ पर ये प्रपोजल लाएंगे, किसी तरह माइग्रेंट्स को वापस भेजो। ये बोझ नहीं संभालना चाहते हैं उसका, क्योंकि उनके यहाँ दो डर हैं। एक तो ये कि मुसलमानों से डरने लगे हैं कि साहब वो हर आदमी को, हर मुसलमान को टेररिस्ट समझते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। इस्लाम इतना बुरा नहीं है। इस्लाम टेररिज्म को उसने कभी उभारा नहीं है। ये तो पिछले 15, 20, 25 साल से ये एक स्थिति पैदा हुई है। लेकिन वो चाहते हैं कि ये माइग्रेंट्स यहाँ नहीं रहे। लेकिन माइग्रेंट्स को आप कहाँ समुद्र में फेंकोगे? आपने वहाँ ऐसी स्थिति कर दी है उनके देशों में, वहाँ खाने पीने को लाले पड़ गए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे लोग? उसके ऊपर मेरे ख्याल में कुछ बातचीत होगी कि इनको वापस कैसे भेजेंगे। अब ये चाहते हैं किसी तरह से लड़ाई खत्म कराना सीरिया में। हालांकि हम जो बात कर रहे हैं वो दूसरे में थोड़ा हट के थोड़ा कर रहा हूँ, लेकिन सारे बीज तो इनके बोए हुए हैं। अब देखिए ऑयल के दाम घटे बीच में, उससे पूरे संसार को फायदा होना चाहिए था, लेकिन वो खास फायदा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जो आर्थिक व्यवस्था जो ढीली पड़ी है और जिस मंदी की जो बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल तो ये बड़े बड़े जो एडवांस कंट्री उनका है। एक आखिरी सवाल सर, कि दक्षिण चीन सागर को लेकर जो अमेरिका चाहता है और इस समिट में मैं कहूँ कि जो उसकी कोशिश होगी, क्या आपको लगता है कि परवान चढ़ती नजर आएगी, या फिर जैसे कि आपने कहा कि कार्यकाल का आखिरी वक्त चल रहा है और ऐसे में शायद उतनी तवज्जो दूसरे देश देने मुश्किल लगता है? बिल्कुल। देखिए ये जो साउथ चाइना सी की बात कर रहे हैं, ये एक तरह से चेस, शतरंज का गेम हो रहा है। उसमें सबसे पीछे अमेरिका है, जो सबसे ज़्यादा उसको डर है चाइना का के प्रभाव बढ़ने का, और वो पीछे से मोहरे लगा रहा है और वो ये चाह रहा है कि इंडिया को सबसे आगे रखना। अब वो ये कह रहा है कि इंडिया को नेटो स्टेटस दिया जाए। इंडिया तो सबसे ज़्यादा खिलाफ था नेटो के,
अब हमें नेटो स्ट्रेंथ देने का मतलब क्या है कि इनको सबसे आगे कर दो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। चीन के साथ हम लोग नरेंद्र मोदी वहाँ गए, हमारे राष्ट्रपति होकर आए हैं। हम ये चाहते हैं कि उनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हों, क्योंकि वो भी एशिया के लोग हैं, हम भी एशिया के लोग हैं जी। उनके साथ लड़ाई करके हम बर्बाद हो जाएंगे, तो हम दूसरे की लड़ाई क्यों करें। अपने जो कहूँ कि देश के हितों के लिहाज से हमें नीतियों का आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। यह थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। एनडीए सरकार के 2 साल, सहारनपुर से जश्न की शुरुआत, गिनाई सरकार की उपलब्धियां, विपक्ष ने उठाए शासन पर सवाल। देखिए पहली खबर, एनडीए सरकार के 2 साल, रात 8 बजे। कलम गवाह है में इस बार देखिए मलयालम मनोरमा के प्रधान संपादक मामन मैथ्यू से बातचीत का दूसरा भाग। I have demolished the theory that owners cannot be professional. If you agree to paid news, it is better the journalists give up the pen or the mouse or whatever it is and sit at home and enjoy. कलम गवाह है, शीर्ष संपादकों से संवाद सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सहारनपुर में रैली में उन्होंने कहा कि सरकार सबके विकास के लिए काम कर रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदला है। मैं उत्तर प्रदेश वाला हूं, उत्तर प्रदेश का सांसद हूं। केंद्र में एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने पर गुरुवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में विकास पर्व रैली हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री और सांसद शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश बदला है और बुनियादी सेवाओं का तेजी से विकास हो रहा है। रोड बने, पानी की व्यवस्था हो, बिजली आए, अच्छी स्कूल हो, अच्छा अस्पताल हो, इन चीजों पर हमने बल दिया है। एक के बाद एक उन योजनाओं को हाथ लगाया है जिसके कारण देश के गरीब के जीवन में बदलाव आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों, गरीबों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। साथ ही राज्यों, स्थानीय निकाय और पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड मुहैया करा रही है। राज्यों को ताकतवर बनाएं, हमारी कोशिश रही है कि राज्य सरकारें भी जनता जनार्दन की भलाई के लिए काम करें। ग्राम पंचायत हो, उनको भी सीधा अधिकतम मात्रा में धन पहुंचाने का काम दिल्ली में ये नई सरकार ने किया है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने शासन में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही कायम की है। इसके चलते पूर्वोत्तर समेत दूसरे राज्यों में पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ा है। सरकार की व्यवस्था में पारदर्शिता 2 वर्षों के अंदर कायम करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी जनाधार तेजी के साथ बढ़ा है। केंद्र सरकार 2 साल की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए 26 मई से 10 जून तक 200 से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस दौरान एनडीए सरकार के मंत्री और सांसद अपने क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर सरकार के कामकाज की जानकारी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक तरफ मोदी सरकार अपने 2 साल पूरे होने पर खुशियां मना रही है, वहीं कांग्रेस ने सरकार को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई समेत हर मोर्चे पर विफल करार दिया। एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने पर गुरुवार को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए सरकार की एक एक कर खामियां गिनाई।
पार्टी का आरोप है कि सरकार अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश नीति तक हर मोर्चे पर नाकाम रही है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप भी पार्टी लगा रही है। Food inflation is also high, dal, vegetables. Job creation is lowest. So the big achievements of the government is the creation of social tensions, fear among minorities, fear among SC, STs, anti-Dalit policies of BJP. कांग्रेस का कहना है कि एनडीए के शासन में किसानों और युवाओं की अनदेखी हो रही है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि शिक्षण संस्थानों के विवाद को सुलझाने में सरकार विफल रही है। दिल्ली का हो या हैदराबाद का हो, और वैसा ही समस्या जो नीट का जम्मू कश्मीर का हो, इन समस्याओं के बारे में भी उन्होंने उसको सुलझाने की कोशिश नहीं की। वाम दलों का कहना है कि अच्छे दिन तो आए नहीं, फिर सरकार किस बात के लिए जश्न मना रही है। हर पहलू में, हर क्षेत्र के अंदर आज गिरावट नजर आ रही है, ना कि कुछ विकास। तो अच्छे दिन का नारा मतलब इसके लिए अगर आएंगे या नहीं, इस रुझान से अगर चल रही है तो आएंगे ही नहीं। लोग यही कहने लगेंगे अपने पुराने दिन लौटाओ आप। जेडीयू, आरजेडी और आम आदमी पार्टी ने सरकार की विदेश नीति और विज्ञापन पर हो रहे खर्च को लेकर सवाल खड़ा किया है। रिश्ते सबसे ठीक होना चाहिए, लेकिन हालात तो इसके विपरीत है। ना तो नेपाल से बने हुए रिश्ते बिगड़ गए, पाकिस्तान से तो पहले से ही रिश्ते जो है वो बनाने कभी ठीक नहीं रहे। चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मसला हो, विश्वविद्यालय और युवाओं के खिलाफ युद्ध का मसला हो, किसानों की आत्महत्या हो रही हो, विजय माल्या बाहर चले जाते हों और आप कहते हो जरा मुस्कुरा दो। माननीय मोदी जी की जो 2 साल की सरकार रही है, वह भ्रष्टाचार की, गुंडागर्दी की और मोटे तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान के सामने घुटने टेक कर भारत की बेइज्जती करवाने की सरकार रही है माननीय मोदी जी की 2 साल की सरकार। बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पार्टी का कहना है कि सरकार की 2 साल की उपलब्धियों से विपक्ष में हताशा है। पार्टी का ये भी कहना है कि जो काम कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, उसे मोदी सरकार ने 2 साल में कर दिखाया है। प्रणव गोस्वामी और मोहम्मद फातेह टीपू के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज हरियाणा सरकार के रिजर्वेशन के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने नवसृजित पिछड़ा वर्ग सी श्रेणी के तहत जाटों के अलावा 4 दूसरे समुदायों को रिजर्वेशन देने पर रोक लगाई है। साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। नए कानून से जिन जातियों को लाभ मिलना था उनमें जाट, जट, सिख, रोड, बिश्नोई, त्यागी, मुस्लिम जाट शामिल थे। इन्हें पिछड़ा वर्ग की नई श्रेणी सी बनाकर रिजर्वेशन का लाभ दिया गया था। आरक्षण देने का विधेयक हरियाणा विधानसभा में 29 मार्च 2016 को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। बेसिकली तो इस केस में हमने जैसे शेड्यूल सी जो है अभी जैसे जो 2016 का भी जो एक्ट जो पास हुआ है, हरियाणा गवर्नमेंट ने जो इम्प्लीमेंट किया है 12 फरवरी को, उसमें हमने सिर्फ शेड्यूल सी को चैलेंज किया हुआ है। शेड्यूल सी के अंदर 6 कास्ट को इंक्लूड किया हुआ है और इनको इंक्लूड करने का बेसिस जो था वो डेट वाज केसी गुप्ता कमीशन रिपोर्ट। केसी गुप्ता कमीशन रिपोर्ट completely rejected by the Honorable Supreme Court and a funding of fact was recorded by Honorable Supreme Court that Jat are not backwards. सुप्रीम कोर्ट ने 2 मछुआरों की हत्या के आरोपी इतावली नौसैनिक सल्वाटोर गिरोने को आज सशर्त वतन जाने की इजाज़त दे दी। भारत और इटली के बीच क्षेत्राधिकार के मामले पर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसला लेने तक गिरोने को इटली में रहने की अनुमति मिली है। और अब बात सूखे की। टेक्सटाइल सिटी के नाम से मशहूर भीलवाड़ा इन दिनों देश के सबसे भयंकर जल संकट से जूझ रहा है। 4 लाख की आबादी वाले शहर के हालात लातूर से भी ज़्यादा ख़राब हैं। ज़िले में वाटर इमरजेंसी लगानी पड़ी है। पानी का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकारी अफसरों की टीम लगातार जांच कर रही है। पानी के लिए जूझती महिला, ये नज़ारा है भीलवाड़ा की आरके कॉलोनी का। इलाके में 120 घंटे से पानी नहीं था, अब आया भी है तो रिस कर।
सिर्फ आरके कॉलोनी ही नहीं, शहर के बाकी हिस्सों में भी तकरीबन यही हालात हैं। पानी की ऐसी मुसीबत होती है, बहुत ज्यादा होती है। पानी की इधर उधर से भटकते फिरते, लाइट भी नहीं आती इतनी, और बहुत ज्यादा होती है पानी की दिक्कत। तो यहाँ पानी का प्रेशर बहुत ही लो आता है। डायरेक्ट तो क्या मोटर तो लगती नहीं है, नीचे उतर के भरना पड़ता है, फिर भी 2-3 घड़े, इससे ज्यादा पानी नहीं मिलता। भीलवाड़ा की शहरी आबादी करीब 4 लाख है। यहाँ रोजाना 513 लाख लीटर पानी की जरूरत है, लेकिन मेजा बांध सूख जाने के बाद से शहर को इसका आधा पानी भी नहीं मिल रहा है। लोग पानी की बूंद बूंद की रखवाली कर रहे हैं। हालात से निपटने के लिए वाटर इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा है। यहाँ भीलवाड़ा का मुख्य जल स्रोत मेजा डैम था, जो नवंबर महीने में ही सूख गया। एक यहाँ से 45 किलोमीटर दूर ककरौली घाटी के अंदर अंडरग्राउंड है, उससे हम लोग 125 से 30 लाख लीटर ले पा रहे हैं। मेजा में जो कि सिर्फ 40 लाख लीटर ही आ पा रहा है, इस हिसाब से क्राइसिस है। लोगों की पानी की जरूरतें पूरा करने के लिए टैंकर लगाने पड़े हैं। रेलगाड़ियों के जरिए रोज 50 लाख लीटर पानी आ रहा है। रेल से पानी लाने पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन ये प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। पानी इतना महंगा और इतना आ रहा है, तो हमारे जितने भी स्विमिंग पूल है हमने बंद करवाए हैं, फव्वारे हमने बंद करवाए हैं, गाड़ियां जो हम पाइप से धोते हैं उस पर हमने बैन लगाया है, और अगर किसी प्रकार कोई जल का दुरुपयोग अगर पाया जाता है तो हम उसका कनेक्शन बंद करने की बात कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले का ज्यादातर इलाका डार्क जोन में है। पूरे जिले में अफरा तफरी का आलम है, लेकिन लोगों की परेशानियां जल्द खत्म होती नहीं दिख रही हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की दशा मराठवाड़ा से कोई कम नहीं है। यहाँ भी ट्रेन से पानी सप्लाई हो रही है। सुबह शाम 2 वक्त पानी आता है, तभी लोगों की प्यास बुझ पाती है। वाटर इमरजेंसी लागू है। साथ ही साथ प्रशासन ने कई कड़े कदम उठाए हैं, बावजूद इसके हालात नियंत्रण से बाहर हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और अरविंद कुमार सिंह हमारे सहयोगी संवाददाता लगातार इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ जैसलमेर से इस वक्त ये जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, आप लगातार उस इलाके में हैं और एक के बाद एक शहरों का हालचाल समझ रहे हैं। जैसलमेर में आप इस वक्त हैं। आसपास अगर हालात को समझने की कोशिश करें तो क्या तस्वीर कमोबेश भीलवाड़ा जैसी ही, या फिर मैं कहूँ कि उससे भी ज़्यादा ख़राब? कविंद, इस समय जो है पूरा राजस्थान को अगर आप देखेंगे तो 19 जिलों की करीब 2 करोड़ आबादी जो है वो सूखा और जल संकट से प्रभावित है। और उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित जो लोग हैं वो किसान जो है वो इस पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, ये इन जिलों के तो बहुत ही ज्यादा यहाँ अकाल का बहुत ही बुरा असर दिखाई पड़ रहा है। खासतौर पर जो बाड़मेर के एक बड़े हिस्से में जो है वहाँ जानवरों के लिए जो कि वहाँ का पशुधन ही है जो अकाल को एक तरह से ढाल के तौर पर काम करता था, वो वहाँ बहुत ही ज्यादा संकट के दौर से गुजर रहा है। और क्योंकि यहाँ राहत के जो प्रयास थे वो देरी से चले, सूखा भी देरी से जो है 19 जिलों में घोषित हुआ, तो कुल मिलाकर के जो है अभी कई ऐसे गांव हैं जहाँ टैंकरों से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है जी। कुछ जगह जरूर है जहाँ जलापूर्ति जो है वो इंदिरा गांधी नहर के नाते जो है वो, या नर्मदा कैनाल के नाते जो है वो उसको नियंत्रित है। लेकिन ज्यादातर जगहों पर क्योंकि यहाँ जो बसावट है कभी बहुत दूरी दूरी तक है, ढाड़ियां हैं जहाँ तक कोई प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ जी अरविंद जी, प्रशासन का जो है एक बेहतर संचार नहीं बन पा रहा है। इस नाते वहाँ हालत बहुत खराब है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, वहाँ से ताज़ा अपडेट देने के लिए आपका। उधर भारत और चीन के रिश्ते रणनीतिक लिहाज से खास से अहम हो चुके हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात में आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने की बात कही। सीमा विवाद सुलझाने के लिए भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। राजधानी बीजिंग में गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर शी जिनपिंग भी मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। प्रणब मुखर्जी ने शी जिनपिंग से कहा कि दोनों देशों के रिश्ते की रणनीतिक अहमियत बढ़ती जा रही है, लिहाजा दोनों देश मिलकर काम करें। Our relations transcend the bilateral ambit and have acquired regional, global and strategic significance. If we come together, we can generate tremendous momentum for peace, prosperity and development. राष्ट्रपति ने पीकिंग विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को भारत चीन रिश्तों पर भी संबोधित किया।
उन्होंने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद समेत सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए 8 सूत्रीय नीति पेश की। उन्होंने राजनीतिक संवाद बढ़ाने के साथ लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। We have broadened the common ground and learned to manage our differences. There are challenges, including the boundary question, that still need to be addressed comprehensively. इस मौके पर भारत के 10 विश्वविद्यालयों और चीन के विश्वविद्यालयों के बीच सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर हुए। इससे दोनों देशों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।